नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार राय, प्रधानाचार्य गांधी इंटर कॉलेज सिकंदर बलिया। आज इंटर जीव विज्ञान प्रथम इकाई जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवों में जनन का तात्पर्य यह है कि सभी जीव अपने समान संतत उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और यह उनका प्राकृतिक गुण होता है। इसको हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार उनकी संतति की निरंतरता बनी रहती है और उनकी प्रजाति पृथ्वी से समाप्त नहीं होती है, बल्कि उनके मरने के बाद भी उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। आपको जनन के बारे में बताने से पहले एक पॉइंट जीवन काल के बारे में बताना चाहते हैं। जीवन काल या अर्थात लाइफ स्पान, जीवन काल आप सभी जानते हैं। सभी जीव जन्म लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यह सजीव का एक प्रमुख लक्षण है। तो जन्म लेने और मृत्यु तक के बीच की जो समयावधि होती है, उस समयावधि को जीवन काल कहते हैं, उस जीव का जीवन काल कहते हैं। जीवन काल विभिन्न जीवों का अलग अलग होता है। जैसे मे फ्लाई नामक एक मक्खी है जिसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है, 1 डे का होता है। जबकि कछुआ का जीवन काल जंतुओं में अधिक होता है, जो लगभग 100 से 150 वर्ष तक होता है। इसी प्रकार सिकोया नामक पौधा है, इसका जीवन काल 1000 वर्ष का होता है। आप सभी जानते हैं जो बरगद का पेड़ है, उस बरगद का पेड़ का जीवन काल भी काफी लंबा होता है, हजारों वर्षों का होता है। मनुष्य का जीवन काल लगभग 70 वर्ष है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवन काल विभिन्न जीवों का अलग अलग होता है। सभी जीव अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे जन्म लेना, वृद्धि एवं विकास, जनन, जीर्णता और अंत में मृत्यु। ये प्रमुख चरण होते हैं, सभी जीवों के जीवन काल में आते रहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रजनन का महत्व क्या है। प्रजनन का महत्व क्या होता है, जीव प्रजनन क्यों करता है। तो जीव प्रजनन निम्न 3 कारणों से करते हैं। इनका 3 निम्न महत्व है। प्रथम महत्व है कि जीव जनन के द्वारा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, अर्थात उसके मृत्यु के बाद भी जीव की जाति प्रजाति समाप्त नहीं होती है। दूसरा प्रजनन का महत्व है जैव विकास। प्रजनन के द्वारा ही नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। हमेशा प्रजाति में नए नए गुण विकसित होते रहते हैं, क्योंकि जनन के समय, लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 जीव आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
और इन विभिन्नताओं के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है, जीवों का विकास होता है, जैव विकास होता है। और तीसरा प्रमुख कारण है पारिस्थितिक संतुलन। पारिस्थितिक संतुलन का तात्पर्य यह है कि जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है उनकी, फिर भी जीवों की संख्या पृथ्वी पर कम नहीं होती है, या तो संख्या समान रहती है या बढ़ती ही है, अर्थात पारिस्थितिक संतुलन उस प्रजाति का बना रहता है और सभी जीवों का बना रहता है। तो ये तीन प्रमुख महत्व होते हैं जन्म के। अब आगे हम देखेंगे जन्म के प्रकार के संबंध में। जन्म के प्रकार मुख्य रूप से तीन होते हैं। अलैंगिक जन्म, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, कायिक जन्म, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जन्म, जिसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जन्म में क्या होता है, तो दो तीन बातों पर ध्यान देना है कि अलैंगिक जन्म में केवल एक ही पेरेंट भाग लेते हैं, इसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं, अर्थात नर और मादा दो जीव नहीं भाग लेते हैं, बल्कि एक ही जनक से संतानों की उत्पत्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि अलैंगिक जन्म में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और इसमें अपने पेरेंट के समान जीव उत्पन्न होता है, यानी उसको हम कहते हैं क्लोन। जब कोई संतान अपने जनक के समान होता है हूबहू, तो उसे हम कहते हैं उसे क्लोन। तो इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट के समान होता है, इसलिए उसको हम क्लोन कहते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन में सीनगैमी नहीं पाया जाता है, यानी युग्मक संलयन नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जो उनकी संतान उत्पन्न होती है वो संतान अपने पेरेंट के समान आनुवांशिक रूप से भी होते हैं, शारीरिक रूप से होते हैं, उसे क्लोन कहते हैं, और युग्मक का संलयन नहीं होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक दो जुड़ते नहीं हैं। ये अलैंगिक जनन में होता है। अब यह अलैंगिक जनन में जीव कैसे जन्म लेते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये बताएंगे आपको। तो अलैंगिक जनन में एक विभाजन होता है, इसको फीजन कहते हैं, इसको फीजन कहते हैं। विभाजन, फीजन क्या है? फीजन विभाजन क्या है? तो इसमें एक जीव से दो समान जीव का निर्माण होता है, जिसमें समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन द्वारा उस जीव का बॉडी दो भागों में बंट जाता है और दो संतति उत्पन्न होते हैं। यह विभाजन जो होता है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक को कहते हैं द्विव विभाजन, द्विव विभाजन, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का तात्पर्य यह है कि जीव दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे अमीबा, अमीबा में यह जो विभाजन होता है, द्विव विभाजन, यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो जीव भोजन ग्रहण करके बड़ा हो जाता है, बाद में इसका केंद्रक थोड़ा लंबा हो जाता है और अंत में वह केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और इसका जीव द्रव्य भी दो भागों में बढ़ करके दो
संतानों का निर्माण करते हैं। 2 संतानों का निर्माण करते हैं, संतत का निर्माण करते हैं। जैसे अमीबा में। इसके अलावा एक होता है बहुविभाजन। बहुविभाजन में जो जीव होता है उसका केंद्रक छोटे छोटे कई भागों में पहले टूट जाता है और कुछ समय बाद सभी केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार से कई जीवों का, छोटे छोटे जीवों का निर्माण होता है। इसको कहते हैं बहुविभाजन। ऐसा मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम में होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में भी होता है। वो उसका केंद्रक छोटे छोटे कई केंद्रकों में बढ़ जाता है, फिर उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाती है और फिर नए जीवों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से द्विविभाजन और बहुविभाजन होता है। दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन या जिसको कहते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो जीव होता है उसके जीव से, शरीर से छोटी सी कली निकलती है और फिर बाद में उस जीव के शरीर से का केंद्र विभाजित होकर के और उस कली के अंदर चला जाता है और फिर बाद में कली अलग हो जाती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसको कहते हैं बडिंग। जैसे ईस्ट है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें बडिंग होता है और बडिंग के द्वारा इसमें नए पौधे का निर्माण, ईस्ट का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा में भी एक विशेषता होती है कि इसमें छोटी सी बड़ी बड निकलता है और ये बड अलग होकर के नए हाइड्रा का निर्माण करती है। तो यह अनुकूल परिस्थितियों में बडिंग की क्रिया भी होती है। तीसरी जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की, उसको बीजाणु निर्माण कहते हैं। बीजाणु निर्माण जो होता है ये विशेष प्रकार के संरचना होती है जो बीजाणु धानी में बनती है और ये बीजाणु अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। बीजाणु जनन 2 प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। एक जो बीजाणु होता है उसे तो बीजाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्लैजेला युक्त होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो गमन कर सकते हैं, जो चल होते हैं, इनको कहते हैं चल बीजाणु या इसको कहते हैं जूस्पोर। जो फ्लैजेला के द्वारा गमन करते हैं या चलते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह में बनता है। दूसरा होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु इसको एप्लेनोस्पोर कहते हैं, जो गमन नहीं कर सकते हैं, फ्लैजेला विहीन होते हैं, इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, अतः यह मोटाई नहीं होते, गमन नहीं करते हैं। जैसे म्यूकर में, राइजोपस में इस तरह के बीजाणु बनते हैं। चौथी विधि है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया कवक में, फंजाई में बनते हैं। इनमें एक संरचना निकलती है इनके बॉडी से, माइसिलियम से, जिसको कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर और इसी कोनिडियोफोर के ऊपर ये कोनिडिया लगे होते हैं, जो लगभग गोलाकार और अचल संरचनाएं हैं,
जो शरीर के बाहर बनती हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है, बहिर्जात होती है। जूस्पोर की उत्पत्ति अंतर्जात होती है और इस कोनिडिया की उत्पत्ति बहिर्जात होती है, अर्थात ये कोनिडियोफोर के बाहर ओरिजिन का होता है, जबकि जूस्पोर का ओरिजिन कोनिडिया के अंदर होता है। ये अंतर है दोनों में। ऐसा फंजाई में होता है। अगला अलैंगिक जनन का प्रकार है खंडन। खंडन जो होता है, यह सूत्र नुमा जो फंजाई होते हैं या शैवाल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, उनमें होता है। इस खंडन में क्या होता है कि इसका जो सूत्र होता है, फिलामेंट होता है, वह फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट कई भागों में टूट गया और टूटे हुए भागों से नए जीव का निर्माण हो जाता है। ऐसा सूत्रवत जो होते हैं फंजाई या कवक, उनमें जनन होता है। एक अलैंगिक जनन का प्रकार और कह सकते हैं कि होता है, और वो होता है पुनरुद भवन। पुनरुद भवन, यहाँ पर आप खंडन के बाद आप यहाँ एक और जोड़ सकते हैं, पुनरुद भवन। पुनरुद भवन में होता क्या है, रीजेनरेशन कहते हैं इसको कहते हैं रीजेनरेशन। पुनरुद भवन में जो जीव होता है, उस जीव के शरीर का कोई भाग कट के अलग हो जाता है, लेकिन पुनः वह बन जाता है, उससे उस अंग का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं पुनरुद भवन, जिसको कि आप अलैंगिक जनन में न लेकर के कायिक जनन में भी रख सकते हैं। यह एक गुण होता है पुनरुद भवन का, जो हाइड्रा में होता है, या रीजेनरेशन का गुण एक छिपकली की पूंछ कट जाती है और वो पुनः ग्रो कर जाती है, इसको रीजेनरेशन कहते हैं। तो इससे नए जीव की उत्पत्ति भी हो सकती है। जैसे स्पंज का शरीर अगर काट दिया जाए तो नए स्पंज बन जाते हैं, या उसमें आप प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया एक जंतु है, उसको अगर काट दिया जाए कई भागों में, इस तरह से अगर प्लेनेरिया है काट दिया जाए और तो इसके भाग में अगर सभी भाग में उसके केंद्र का भाग है तो उससे नया जीव का निर्माण हो सकता है। अमीबा के भी शरीर को कई भागों में काट दिया जाए, हर भाग में, प्रत्येक भाग में यदि केंद्र का छोटा सा भी टुकड़ा है तो उससे नए अमीबा का निर्माण हो सकता है। इसलिए अमीबा को कहते हैं कि वो अमर है। तो आज केवल अलैंगिक जनन के बारे में ही आपको बताएंगे। अगले वीडियो में आपको कायिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।